स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है विश्ववाद। समाजशास्त्रियों, राजनीतिक विज्ञानियों, अर्थशास्त्रियों ने विश्ववाद की अवधारणा को एक दूसरे से बहुत भिन्न रूप में स्पष्ट किया है। इस बारे में कोई एक मत नहीं है कि विश्ववाद से हमारा तात्पर्य किस दशा से है। वैश्वीकरण का तात्पर्य मुख्यतः आर्थिक क्षेत्र में एकीकरण से है। विस्थानीकरण का अभिप्राय सांस्कृतिक एकीकरण से है। इससे भिन्न विश्ववाद का संबंध विभिन्न लेखों में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सैनिक, पर्यावरणीय जैसे सभी क्षेत्रों से जोड़कर स्पष्ट करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। समाज विज्ञानियों द्वारा इस अवधारणा का प्रयोग 1980 के बाद किया जाना आरंभ किया गया। थॉमस फ्रीडमैन ने लिखा है, आज हम विश्ववाद की जिस अवधारणा की बात करते हैं वह अपने वास्तविक और प्रकार्यात्मक रूप में पिछले 2500 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। यदि हम विश्ववाद के सांस्कृतिक व धार्मिक पक्ष को देखें तो इसका संबंध बौद्ध धर्म के उस विश्वव्यापी प्रसार के रूप में देखने को मिलता है जो ईसा से 5वीं शताब्दी से पूर्व उत्तर भारत से चीन, जापान, पूर्वी एशिया के अनेक देशों की ओर होना शुरू हुआ। विश्ववाद का राजनीतिक तथा सैनिक रूप प्राचीन रोमन साम्राज्य भारत में 322 से 185 वर्ष ईसा पूर्व के मौर्य साम्राज्य तथा चीन में 206 ईसा पूर्व से 222 वर्ष ईसा पश्चात के चीनी हेन साम्राज्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह सभी ऐसे साम्राज्यों के उदाहरण हैं जिनका अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर एक बड़े क्षेत्र में विस्तार हुआ तथा इनके द्वारा विश्व के एक बड़े हिस्से में राजनैतिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण को एक नया रूप दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में भी विश्ववाद की अवधारणा नई नहीं है। चीन ने आज से बहुत पहले अपने देश की सीमाओं से बाहर दूर दूर के हिस्सों तक सिल्क के व्यापार को बढ़ाया था। भारत में मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य में आज से बहुत पहले नौकायान के द्वारा सुदूर देशों के साथ मसालों, मलमल और जरी के वस्त्रों के व्यापार की प्रवृत्ति उन्हीं विशेषताओं से युक्त रही थी जिन्हें हम विश्ववाद के प्रमुख लक्षण के रूप में स्वीकार करते हैं। एक अवधारणा के रूप में विश्ववाद भले ही एक नई प्रक्रिया है, लेकिन इससे संबंधित प्रवृत्तियों का इतिहास बहुत पुराना है। थॉमस फ्रीडमैन का कथन है कि अपने वर्तमान अर्थ में विश्ववाद की अवधारणा का प्रयोग विभिन्न समाज विज्ञानियों द्वारा 1980 के दशक से आरंभ हुआ, लेकिन इसके प्रति सामान्य जागरूकता सन 1990 के बाद ही पैदा हो सकी। आज बहुत सी पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, बौद्ध साहित्य, मानविकी विभागों द्वारा विश्ववाद जैसे शब्द का प्रयोग सैद्धांतिक तथा विश्लेषणात्मक विवेचनाओं में बहुतायत के साथ होने लगा है, लेकिन इससे संबंधित वास्तविक अर्थ तथा अवधारणा को अभी तक स्पष्ट करना संभव नहीं हो सका है। फ्रीडमैन का यह भी मानना है कि अधिकांश विचारकों ने विश्ववाद की अवधारणा को मुख्य रूप से आर्थिक तथा वित्तीय संदर्भ में ही स्पष्ट किया है। यद्यपि इस अवधारणा के सैनिक तथा पर्यावरणीय आयाम की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। प्रमुख अर्थशास्त्री जॉन बियर्स ने विभिन्न देशों की एक दूसरे से भिन्न अर्थव्यवस्था को एक वृहत अर्थव्यवस्था में बदलने की प्रक्रिया को विश्ववाद के रूप में स्पष्ट किया। इनके अनुसार विश्ववाद व्यापक अर्थ में एक तरह का आर्थिक एकीकरण है। इसकी पहली अभिव्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखने को मिलती है। इसके बाद भी अमेरिका के आर्थिक नियोजकों ने दुनिया के विभिन्न देशों पर अपनी आर्थिक श्रेष्ठता व आधिपत्य को स्थापित करने के लिए विश्ववाद शब्द का प्रयोग न करके इसकी जगह एकीकरण शब्द का ही प्रयोग किया। मनफ्रेड स्टेगर ने तथा पॉल जेम्स ने विश्ववाद को वैश्वीकरण से संबंधित एक अवधारणा मानते हुए इसकी विवेचना परिवर्तन के उन 4 स्तरों पर की जिनका संबंध बदलते हुए विचारों, सिद्धांत, प्रस्तुत वैचारिकी, भविष्य की दशाओं तथा सत्ता मीमांसा से है। पॉल जेम्स कहते हैं कि अपने विशिष्ट उपयोग में विश्ववाद व प्रभावशाली वैचारिकी और व्यक्तिपरक दशा है जिसका संबंध ऐतिहासिक रूप से वैश्विक विस्तार के लिए अपने प्रभुत्व को स्थापित करने से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था से पूर्व एक परंपरागत तरीके का विश्ववाद प्रचलन में था, जिसके द्वारा दुनिया के प्रत्येक हिस्से को उपनिवेश के रूप में स्थापित करने के प्रयत्न किए जाते थे। आधिपत्य का परंपरागत रूप आज जिस आर्थिक प्रभुत्व की प्रक्रिया में बदल रहा है उसी को विश्ववाद के रूप में परिभाषित करना उचित माना जा सकता है। जोसेफ ने कहते हैं, जिन्हें नव उदारतावाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत का सह संस्थापक भी माना जाता है, इन्होंने विश्ववाद की अवधारणाओं का सामान्यीकरण करते हुए लिखा है कि विश्ववाद का संबंध एक ऐसे विश्व के वर्णन और व्याख्या से है जिसकी मुख्य विशेषता अनेक देशों के समाजों के बीच बढ़ते हुए संबंधों के उस नेटवर्क से है जो विभिन्न महाद्वीपों की दूरियों को कम करता है। इस कथन के द्वारा उन्होंने विश्ववाद के 4 आयामों अथवा क्षेत्रों का भी उल्लेख किया है जिन्हें उन्होंने आर्थिक,
विश्ववाद, सैनिक राजनैतिक रणनीतिक विश्ववाद, पर्यावरण संबंधी विश्ववाद तथा सामाजिक सांस्कृतिक विश्ववाद कहा। के वार्विक कहते हैं कि सन 1907 में लिखे गए अपने लेख वैश्वीकरण तथा विश्ववाद में ये स्पष्ट करते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में विश्ववाद संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा विभिन्न महाद्वीपों की दूरी वाले व्यक्तियों को भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सूचना तंत्र जैसे आधारों पर एक दूसरे से जोड़कर उनके बीच समीपता की भावना पैदा की जाती है। यद्यपि इसका उद्देश्य वैश्वीकरण से भिन्न प्रकृति का हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने उद्देश्य के आधार पर विश्ववाद की प्रकृति को वैश्वीकरण से भिन्न बताया। तो ये हमारा आज हमने पढ़ा विश्ववाद की अवधारणा क्या है एवं इसकी परिभाषाएं क्या हैं। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।